काइनामेटिक्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। तो पूछा कि फिजिक्स में क्या चल रहा है, तो क्या जवाब देगी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दो पार्ट में है, एक को कहते हैं काइनामेटिक्स और दूसरे को कहते हैं डायनेमिक्स। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? मैकेनिक्स। एक पार्ट क्या है? काइनामेटिक्स, दूसरा पार्ट क्या है? डायनेमिक्स। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भी जो है दो तरह का है, ऐसे तो और पढ़ोगे आगे तो 3 तरह का मैकेनिक्स। जो तुम 11th क्लास में पढ़ रही है उसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बाद, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और आगे जाएंगे तो उसका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सेकंड रिलेटिविटी मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं। और तीसरा पढ़ेगा और आगे जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिक्स। ये सब हम लोग को जो पढ़ना है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या नाम है? न्यूटोनियन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आधारित है, न्यूटन्स के नियम पर आधारित है, इसलिए इसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब इतना ही, अब जवाब दीजिए कि क्या चल रहा है भाई? तो मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स में क्या हो रहा है? तो काइनेमेटिक्स हो रहा है। इसके अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स कहते किसको है? देखो, काइना एक ग्रीक वर्ड है। काइना क्या है? ग्रीक वर्ड। ये हो गया ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब क्या होता है? मोशन। समझ गया? बहुत सारे साइंस में ग्रीक वर्ड लिया गया है, तो इसका मतलब होता है मोशन। और मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी करना। तो अगर किसी बॉडी के मोशन को अगर स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन कैसे स्टडी करते हैं? विदाउट लुकिंग एनी काउच। अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या, ये सब जानना है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसको नहीं जानना। समझ गए? उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स is a branch of physics in which deals motion of particle without looking any काउच। बिना कोई कारण देखे हुए अगर पार्टिकल की गति को अगर हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं, इन विच इन मोशन ऑफ पार्टिकल की गति को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, विदाउट लुकिंग एनी, बिना कोई कारण को समझे हुए जानने को हम अगर किसी बॉडी के मोशन अगर एक्सप्लेन करते हैं उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। मोशन का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट। सबसे पहले इसमें टर्म आया मोशन, तो मोशन और रेस्ट एंड रेस्ट क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं। मोशन एंड रेस्ट क्या है? मोशन और रेस्ट किसको कहेंगे? अगर किसी बॉडी का पोजीशन, कोऑर्डिनेट अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है, जैसा हम देखने वाले हैं, मेरे रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन, किसी का कोऑर्डिनेट में अगर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो हम कह दें बॉडी का मोशन है। अगर मेरे रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
तो हम क्या कह देंगे? रेस्ट। रेस्ट। जैसे मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारे पोजीशन में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सीधा मिलाओ यहाँ से यहाँ, इस पोजीशन में कोई चेंज है? नहीं। तो हम क्या तुमको देखेंगे? रेस्ट। रेस्ट। अगर इसी को मिला दिए, इस लाइन को मिलाए और इस पोजीशन में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा तो हम क्या कह देंगे? मोशन। बस बन रहा है। जैसे यहाँ से तुम चलना शुरू कर किचन की तरफ, हम यहाँ ही हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट तुम्हारा पोजीशन बदल रहा है? नहीं बदल रहा, तुम्हारा मोशन हो रहा है। अगर वही जाकर कहीं रुक गए तो मेरे रिस्पेक्ट का पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तुमको क्या देखेंगे? रेस्ट। इसका मतलब है if position vector of particle will change with respect to observer of then what particle is in motion, otherwise particle will rest with respect to object। समझ गया? तो मोशन और रेस्ट, अगर किसी बॉडी के पोजीशन समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहेंगे? मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। अब देखो, जैसे मान लो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, Z हो गया। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है? और जहां ऑब्जर्वर रहेगा उसके साथ एक्स वाई जेड को अटैच कर देंगे, तो ऑब्जर्वर तो स्पेस में रहेगा। जैसे हम यहाँ हैं, हम तो स्पेस में हैं, हवा में, तो मेरे साथ क्या कोई एक्सिस जुड़ा रहेगा? 3 एक्सिस। स्पेस के साथ 3 एक्सिस बता चुके हैं, वेक्टर एक्स वाई और जेड। तो इस एक्स वाई जेड को हम लोग कहते हैं रिफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं? रिफरेंस फ्रेम। इसको कहते हैं जहां से ऑब्जर्वर जो है किसी चीज को देखता है, वह जगह जो है रिफरेंस फ्रेम कहलाता है। जैसे हम यहाँ खड़ा होकर के हम तुमको देख रहे हैं, तो मेरे लिए जगह जो है रिफरेंस फ्रेम कहलाता है। यही तुम्ही को जो है कोई बस से देख रहा है तो उसके लिए बस रिफरेंस फ्रेम कहलाता है। तुम किसी को साइकिल से जाते हुए देख रहे हो, साइकिल चला रही हो और देख रही हो, तो तुम्हारे लिए साइकिल रिफरेंस फ्रेम का है। ऑब्जर्वर जहां से जिसको देखता, ऑब्जर्वर का वह जगह रिफरेंस फ्रेम का। जैसे रोड पर कोई घटना घट गया, हम बस से जा रहे हैं, बस से दूसरी घटना को देख रहे हैं, मेरे लिए बस रिफरेंस फ्रेम का है। कोई साइकिल से चलाते जा रहा था, वह देख रहा, साइकिल रिफरेंस फ्रेम है। कोई रोडे पर खड़ा होकर देख रहा है, तो रोडे उसके लिए रिफरेंस फ्रेम हो गया। मैं बता रहा है, इसका मतलब है ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वर, जिसके साथ जोड़ दिए, ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम, ठीक है। और रिफरेंस फ्रेम के जिस पॉइंट से तुम देख रही हो वह कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे बस तुम्हारे लिए रेफरेंस फ्रेम हो गया, बस तो बहुत बड़ा हो गया, सब जगह तुम्हें देखेगी। तुम एक पार्टिकुलर सीट पर बैठ करके देख रही हो, तो पार्टिकुलर जो सीट है ना, वह तुम्हारा कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। जैसे ट्रेन से जा रही है,
बाहर एक खिड़की से ताकते रहते हैं, तो बाहर में जो देख रही है तो पूरे ट्रेन से तुम नहीं देख रही हो, तुम्हारा ट्रेन रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा? जिस सीट से तुम देख रही हो, जहाँ से देख रही हो, वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है रेफरेंस फ्रेम किस पॉइंट देख रहा है? क्या कहलाएगा? या क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस जनरली हम लोग रेफरेंस पॉइंट टेकन एज ओ क्या लेते हैं रेफरेंस पॉइंट को? ओरिजिन। जहाँ से जो देखते हैं वह पॉइंट मेरे लिए जो है जनरली ओरिजिनल लेते हैं। अब जो है यहाँ एक पार्टिकल पी पार्टिकल को देख रहा है। अब इस पार्टिकल का पोजीशन जो है लगातार समय के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। समय बदल रहा है कि पोजीशन बदल रहा है? समझ गए? तो पार्टिकल क्या, पार्टिकल इस तरह के कर्व पाथ पर चल रहा है और पार्टिकल का पोजीशन लगातार बदल रहा है। यानी कुछ देर के बाद यहाँ यही पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, टाइम बदलेगा, पोजीशन बदल जाएगा, टाइम बदलेगा, पोजीशन बदल जाएगा, टाइम बदलेगा। P1 पॉइंट T1 टाइम में यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा। P2 पॉइंट टाइम बदल जाएगा, कुछ देर के बाद यही यहाँ आ जाएगा। P3 पॉइंट। इसका मतलब है कि पार्टिकल का पोजीशन लगातार क्या कर रहा है? बदल रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल क्या देखेगा? मोशन देखेगा। मैं बता रहा है ये ऑब्जर्वर इसको क्या देखेगा? पार्टिकल का मोशन देखेगा। या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये वाला इनको क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पॉइंट P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट, ये P3 पॉइंट। टाइम बदल रहा है, पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। Here position vector bracket of particle is change with क्या कर रहा है? बदल रहा है, चेंज। then with particle is in पार्टिकल क्या हो गया? मोशन। पार्टिकल किसमें आ गया? मोशन। समझ गए? दूसरा, मोशन एंड रेस्ट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी कंपैरिजन करने वाला पार्ट, रिलेटिव क्वांटिटी। एच डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस फ्रेम पर। कैसे? पहले इसकी समझाएं। मोशन एंड रेस्ट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे इसको कोई पूछ दे कि मोशन रेस्ट रिलेटिव क्वांटिटी है, कैसे समझाइए? कैसे समझाइए? जैसे तुम ट्रेन से ट्रेवल कर रही है ना, अब तुमको देखने वाला दो लोग, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और दूसरा एक ट्रेन में, और ट्रेन चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म वाला तुमको गति देखेगा कि नहीं देखेगा? जिस स्पीड से ट्रेन भाग उस स्पीड तुम भी भाग रही हो, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन में है वो तुमको क्या देख रहा है? देखने वाला तो तुम ही हो खाली, लेकिन अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है नहीं देख रहा? एक प्लेटफॉर्म देख रहा है तो प्लेटफॉर्म उसके लिए रेफरेंस फ्रेम है, एक ट्रेन है उसके लिए रेफरेंस फ्रेम है। अलग अलग फ्रेम से तुम्हारा गति क्या अलग अलग है। प्लेटफॉर्म से मोशन में हो, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड किया कि नहीं किया?
कोई पूछे समझा सकती है ना मोशन रेस्ट कैसे डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर। दूसरा इवेंट ऑफ नेचर में देख रही पढ़ाइए ज्योग्राफी में कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रहा है। हम लोग पृथ्वी पर रहे हैं, पृथ्वी घूमते हुए कभी देखा है? जैसे ट्रेन से तुम जा रही हो, ट्रेन तुम्हारी से ट्रेन क्या रेस्ट में है? अरे प्लेटफॉर्म वाला देख रहा है ट्रेन को गति, कोई तरह से प्लेट हम लोग अर्थ पर हैं, सब लोग तो अर्थ पर हैं, तो जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ घूम जा रहा है उतना से हम लोग सब घूम जा रहे हैं। हम लोग अर्थ को क्या देख रहे हैं? रेस्ट। गति किसको देख रहे हैं? सन को देख रहे हैं। करेक्ट। सन की गति किधर देख रहे हैं? अर्थ का घूमता है किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ का रोटेशन है, पश्चिम से तो हम सन को किधर देखते हैं? पूरब से जस्ट उल्टा देखते हैं। जैसे ट्रेन में, ट्रेन भाग रहा है आगे तो प्लेटफॉर्म कहाँ भागता है? पीछे। दिमाग बता रहा है। तो मोशन और रेस्ट क्या कोई पूछे? मोशन और रेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। रट के रखो। अब जो है टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ पहला हो गया प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा हो गया प्योरली रोटेशनल मोशन, और तीसरा हो गया रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। समझ गया? मौसम कितना तरह के? पहला हो गया प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, यही मोशन हम लोग कभी चैप्टर में पढ़ना है। समझ गया? एक टॉपिक जो है हम लोग को मेन पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक जो है थोड़ा आगे पढ़ना है, ऐसा समझ लो। प्योरली रोटेशनल मोशन क्या है? जैसे फैन का मोशन प्योर रोटेशनल मोशन है, कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के बाद घूमते रहता है, घूम रहा है, जैसे जांता, गेहूं पीसने वाला देखिए ना, जांता एक्सिस फिक्स्ड रहता है, जांता घुमाते रहती है, ये प्योरली रोटेशनल मोशन है। जो बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के बाद रोटेट करते रहे, घूमते रहे, उसको कौन सा मोशन कहेंगे? प्योरली रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन में क्या है? जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो। रोलिंग में जैसे चक्का, व्हील देखिए, साइकिल चलाती है तो चक्का के पास क्या है? ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी, दोनों काम साथ साथ कर रहा है। अब स्टैंड पर खड़ा करके साइकिल को पैंडल मारो तो क्या होगा? पिछला चक्का घूमते रहेगा, खाली चलेगा? तो चक्का का खाली रोटेशनल मोशन है। समझ? जैसे दर्जी के यहाँ जाती है कपड़ा सीने वाला, नहीं तो व्हील जो उसका क्या करता है? खाली घूमता है। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन। समझ रही है? अच्छा, रोलिंग मोशन का मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसमें ट्रांसलेशन भी और क्या हो? रोटेशन भी, जैसे व्हील का मोशन। तो अब हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है या प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, है ना? अरे
मान लो यह कोई रिजिड बॉडी है, क्या है? रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? बॉडी के अंदर अगर दो पार्टिकल ले लेते हैं, वो दोनों पार्टिकल के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो समय के साथ अगर चेंज नहीं करता है तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ लिए, दूसरा पार्टिकल यहाँ लिए, क्या इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर यहाँ से इसको मिला दो, इसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं। तो बॉडी समझ लो रिजिड है। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि बॉडी क्या है? रिजिड। जैसे मोबाइल, ये रिजिड बॉडी। अब एक पॉइंट पार्टिकल यहाँ ले, दूसरा पार्टिकल यहाँ ले, क्या दोनों के बीच का दूरी बदल रहा है समय के साथ? दैट कॉल्ड रिजिड बॉडी। हाँ, दो पार्टिकल्स के बीच का पोजीशन समय के साथ चेंज करते रहे, नॉट रिजिड। जैसे बैलून फुला रही है, दो पार्टिकल ले लो बैलून के सरफेस पर और दोनों की दूरी बदलते चला जाता है, नॉट रिजिड। अरे धीरे धीरे फुलाते चल जाएगी, हवा बढ़ते जाएगी, दो पार्टिकल के बीच का दूरी बढ़ते चल जाएगी, है ना? नॉट रिजिड। रिजिड बॉडी है। अब जो है एक बॉडी, अब यही बॉडी जो है एक P1 पॉइंट पर था, T1 टाइम। अब ये बॉडी कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? T2 पॉइंट पर आ गया, कितना टाइम में? T2। इस पार्ट के, ये पार्ट के लिए यही पार्टिकल जो है A पर था, A डैश पे आ गया, B पर था, B डैश। पार्टिकल यहाँ लिए, C पर है, C डैश पे आ गया। इसका मतलब है डेल्टा आर इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 टाइम में कितना डिस्प्लेस किया? डेल्टा आर। तो जितना रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल कंटेनिंग बॉडी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी। डिस्प्लेसमेंट ऑल पार्टिकल कंटेनिंग बॉडी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। दैट मोशन कॉल्ड प्योरली ट्रांसलेशनल। जैसे हम यहाँ चले गए, मेरे हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट। प्योरली ट्रांसलेशनल। जैसे पेन, ये पेन यहाँ है, अब यहाँ से इसको यहाँ ले आए तो पेन का हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ जितना होल पेन का हुआ। प्योरली ट्रांसलेशनल। इसका मतलब है ए से ए डैश पर चला गया, सी से सी डैश पर चला गया, बी से ये आपका बी है, बी डैश पर चला गया। Here displacement of all particles containing body, contain in body is equal to displacement of whole body is called
is called purely translational motion। मैं बता रहा है इसको प्योरली ट्रांसलेशनल, दैट इज फॉर all particles delta r equal to constant है। समय बदल रहा है लेकिन हर पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, सेम। ऐसे मोशन को कहते हैं प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए डेल्टा आर इक्वल टू कांस्टेंट। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन का खासियत हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना ही होगा जितना होल बॉडी का होगा। जैसे हम अभी बता रहे थे, जब मोबाइल यहाँ मोबाइल यहाँ अब यहाँ से यहाँ आ गया, हर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ जितना होल बॉडी का होगा। अब जो है एक होता, हम लोग अभी जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो पार्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं। कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? पार्टिकल मोशन। तो पार्टिकल मोशन में क्या है और बॉडी मोशन में क्या अंतर है? देखो हर पार्टिकल, हर बॉडी मोशन को हम पार्टिकल मोशन ले सकते हैं, बशर्ते पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए, तो वह बॉडी मोशन ट्रीट एज ए पार्टिकल मोशन। जैसे मान लो कि गया से ट्रेन खुला, पटना में आकर रुका, तो ट्रेन का मोशन पार्टिकल मोशन कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है बहुत छोटा है डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट। पटना गया दूरी के जो है वह जो है 96 किलोमीटर है और ट्रेन की लंबाई लगभग ½ किलोमीटर होता है, 500 मीटर 400 मीटर होता है, समझ रही है? तो उस लेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन का मोशन कैसा मोशन कहलाएगा? पार्टिकल मोशन। दिमाग आ गया बात? तो पूछे कि बॉडी मोशन पार्टिकल मोशन कब होगा, तो कह दो कि बॉडी मोशन पार्टिकल मोशन उसी समय होगा जब बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ज़्यादा हो जाए पार्टिकल के बॉडी के साइज के रिस्पेक्ट में, तो वह बॉडी मोशन पार्टिकल मोशन। जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ से कोई छत से फ्लावर पॉट को छोड़ दी तो पार्टिकल मोशन का लाएगा, क्योंकि फ्लावर पॉट का जो साइज होगा पूरा बिल्डिंग के हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बहुत छोटा है। जैसे बॉल छत पर खेल रही है, बॉल वहाँ से छोड़ दी तो बॉल का मोशन पार्टिकल मोशन। बॉल का साइज क्या है? बहुत छोटा है। तो हमारा बात आ गया पार्टिकल मोशन क्या है। अब जो है सम पैरामीटर for particle some parameter for particle in purely translational motion. Some parameter for particle motion. Particle motion in purely some parameter for particle in purely translational motion. Some parameter for particle
इन प्योरली ट्रांसलेशनल, प्योरली ट्रांसलेशनल क्या है पैरामीटर? पहला, अगर कोई पार्टिकल अगर प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो पहला हमको समझना है डिस्प्लेसमेंट। क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या समझना है? डिस्टेंस। तीसरा क्या समझना है? वेलोसिटी। चौथा क्या समझना है? स्पीड। पांचवा क्या समझना है? एक्सेलरेशन। इतना चीज जो है समझना है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट है ना? डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस travel by particle between two points is called displacement। तो क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम दूरी हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट, ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम दूरी है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मान लो पार्टिकल P1 पॉइंट पर था, इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पहुंच गया? P2 पॉइंट। टाइम तो बदल जाएगा। T1 पॉइंट, T1 टाइम यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ आ गया, तो दो पॉइंट के बीच का मिनिमम है ना, दिस कॉल्ड है डिस्प्लेसमेंट। को डेल्टा से दिखाते हैं। बताएंगे क्यों? डेल्टा का मतलब बताए हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। आर का मतलब पोजीशन वेक्टर में चेंज। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है वही डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम T2 माइनस यहाँ साधारण जैसे मान लो यहाँ 4 बजे 4:10 में यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से साधारण टाइम कितना लगा? यहाँ के टाइम में से वहां का टाइम को घटा देंगे। जैसे कोचिंग के लिए 4 बजे घर से निकले, 4:30 बजे कोचिंग पहुंचे, तो पूजा कितना टाइम लगा? 30 मिनट। कैसे निकाली? वहां का टाइम और यहाँ का टाइम माइनस करके जो बता रहा है इसका पर डिस्प्लेसमेंट का पर यहाँ का टाइम से यहाँ का टाइम घटा देंगे, इतना टाइम लगेगा। ये कब आएगा? एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय पार्ट, एक्चुअल पार्ट फॉलो बाय एक्चुअल पाथ को फॉलो करा। समझ गए? एक्चुअल पाथ फॉलो बाय का, एक्चुअल फॉलो बाय तुम्हारा देखो कैसे मिटा नहीं छोड़ा। डिस्प्लेसमेंट कैसे?
हर्षो रगड़ित रहेगा सीख जाएगा, ये सफल हो जाएगा। सिखाते हैं फिर रगड़ते रहो। में A90 कॉलेज मिल गया, हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, क्या है ये? ऑब्जर्वर। बताए थे जहां ऑब्जर्वर रहेगा उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। एक्स वाई जेड क्या तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम। ये पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि पार्टिकल इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। P1 पॉइंट P1, P2 पॉइंट P2। अब यह डिस्प्लेसमेंट है। दिस पोजीशन वेक्टर r1 at time, this position vector r2 at time। तो दिक्कत अब पार्टिकल यहाँ है P1 पॉइंट, पार्टिकल इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा है। अगर पूछा जाए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा। हिडन डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधा लाइन से मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन। ये कहलाएगा, इसी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। अब क्या हो गया? डेल्टा आर। देखो ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट के हेड से सेकंड का, पहला का टेल, दूसरा का हेड, रिजल्टेंट। पहला का टेल फाइनल के हेड को मिला तो रिजल्टेंट। तो r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर हो जाएगा, होगा। अब डेल्टा r बराबर क्या लिखेंगे? r2 माइनस r1। तो फाइनल, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। देखो ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज द फाइनल पोजीशन और दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्या है, तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन में इनिशियल। इसी चलते इसका नाम है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा का मतलब चेंज, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर में चेंज इन पोजीशन is called displacement। तो डिस्प्लेसमेंट का ये क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मान लो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z है। अब देखो तो हम डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? अब डेल्टा आर बराबर फाइनल माइनस बराबर ना x2 माइनस कोऑर्डिनेट में चेंज y2 माइनस j कैप प्लस z2 माइनस z1 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस। यह भी एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को याद रखना है। this formula and this one। चलिए डिस्टेंस उसके बाद क्वेश्चन करेंगे।
distance. Distance. Distance क्या है? The length of actual path traveled by particle is called distance. The total length of actual path traveled by particle H particle between two points H called the total length of actual path traveled by particle between two points. एक्चुअल पाथ की जो लंबाई है दो पॉइंट्स के बीच का इज कॉल्ड डिस्टेंस. जैसे पार्टिकल P1 पॉइंट P1 का यहाँ P2 पॉइंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन लेंथ ऑफ एक्चुअल तो ये पाथ ट्रेवल किया. लेंथ of actual path equal to delta. पाथ का जो है एक्चुअल, जबकि डेल्टा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in time T2 माइनस, और डेल्टा इस क्या कहलाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन two points equal to time T2 minus इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. डिस्टेंस होगा कितना? डेल्टा लेंथ ऑफ पाथ एंड डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स T2 माइनस इक्वल टू डिस्टेंस. और हियर डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से. हम बराबर भी हो सकता है, कब होगा पहले लिखे कि डिस्टेंस जो है वह डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. बराबर कब होगा? जैसे हम वन डायमेंशन मोशन करें, रिएक्टिव लीनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन सीधे तो जितना मेरा डिस्टेंस ट्रेवल उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल कर देंगे. बस आते नॉट रिटर्न बैक, हम रिटर्न नहीं करें, रिटर्न कर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और जहां चले वहीं कोई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा. मेरा यह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जहां से पार्टिकल चले वहीं पहुंच जाए डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है कंसेप्ट if particle travel on a straight line, particle travel on a straight line, then tab particle travel on a straight line, then and not return back, and not
return back, then displacement and distance travel by particle age इक्वल। एकदम याद रखो कि if particle travel on a straight line at not return back, लौटे नहीं, then distance and displacement and distance travel by particle, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। दिमाग में रखो, अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल करते हैं, इसका मतलब समझो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है और पार्टिकल लौट नहीं रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो रट के रखना, इक्वल हो जाएगा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? कर्व पाथ। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। if particle moves on curve path, then distance travel by particle h always greater than this डिस्प्लेसमेंट। समझ गया? ये दो कॉन्सेप्ट को क्या रखना है? याद रखना। ये जनरल बात करें, जनरली डिस्टेंस ऐसे लिख देंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बड़ा कब होगा? एक कंडीशन। इक्वल कब होगा? एक कंडीशन। कुछ न कहे तो कहा दो डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। मैं बता रहा है। चलो, ऑलवेज ग्रेटर आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? moves on curve path, that distance traveled by particle always greater than this। समझ गया? राउंड ट्रिप, in round trip, displacement of particle is equal to 0, but distance travel by particle greater than 0। समझ गया? जैसे देखो, पार्टिकल यहाँ चला, फिर यहीं पहुंच गया राउंड ट्रिप, घूमते फिर यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या है? डेल्टा आर इक्वल टू, इसका मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस जी, इसका मतलब हुआ फाइनल पोजीशन इक्वल टू, तो पार्टिकल का इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गया तो समझ और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल पोजीशन इज हमसे डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस
डेल्टा एक्स ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही, तो हमेशा 0 से बड़ा है। ROUN फिर फाइंड displacement and distance traveled by particle between 2 points as shown in figure, as shown in जैसे पहला फिगर पार्ट के लिए से कहाँ गया, ए से कहाँ गया, फिगर 2 हो गया। फिगर 3 हो गया। चलो बना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो ये डिस्प्लेसमेंट होगा है। तो फिगर 1 के लिए आंसर क्या लिखेंगे, 4। पहला के लिए फर्स्ट नंबर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिख देंगे, 4। और डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की जो लंबाई है डिस्टेंस होगा। पाथ की लंबाई कितना होगा बताओ, 2 मीटर। 2 मीटर, पाथ की लंबाई 2 मीटर। सर्किल के सरकमफ्रेंस लेंथ कितना होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr। तो करा देना ही रे, तो आधा कितना होगा, 1/2πr। 1/2πr। पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल लंबाई 2πr, तो 40। तो सीधा याद रखो हाफ सर्किल पाई आर। दूसरा बताइए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर। हाँ 1 मीटर 1 मीटर दूसरा का डिस्प्लेसमेंट। हाँ इनिशियल माइनस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या आता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को मिला शॉर्टेज डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइंड कर रही है जा रहा है ये वाले को समझा। अरे इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस लाइन की लंबाई तो नहीं निकाल सकती है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, 3 है अभी 4 है, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं निकलेगा। वेक्टर पढ़ लिया कहती है ये बात आदमी 5
3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 ना देर पे क्या 5 मीटर भाई 5 मीटर इनिशियल या फाइनल में हम मिला दें तो सीधा डिस्प्लेसमेंट अभी लाइन की लंबाई निकालना है डेल्टा से दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट को अब फाइनल माइनस इनिशियल तुम कर रही है तो 4 में से 3 करेगी आज वेक्टर पर है अलजेब्रा है 4 में से 3 डिस्टेंस कितना है बोलो 5 की लंबाई कितना है कहां से कहां चला है 3 मीटर और प्लस 4 3 मीटर प्लस 4 मीटर ऐसे चला 3 और ऐसे चला 4 तो 5 की लंबाई कितना हो गया 3 प्लस 7 मीटर 7 मीटर हो गया डिस्टेंस चलो तीसरा फिगर नंबर 3 बताइए आर्क की लंबाई पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन बना बना इस लाइन की लंबाई कितना होगा देखो ई लाइन की लंबाई 2 है ई लाइन की लंबाई 2 है देखो ये रेडियस है ये रेडियस है 2 तो ये लेंथ ये लेंथ सेम हो गई ट्रायंगल बन गया ये एंगल अभी एंगल दोनों सेम हो जाएगा है तो क्या होगा 60 डिग्री प्लस 2 अल्फा बराबर 180 हो जाएगा बोलो तो क्या होगा 2 अल्फा इक्वल टू 120 अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री ये भी 60 ये भी 60 2 मीटर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो डिस्प्लेसमेंट लाइन की लंबाई कितना आ गया 2 मीटर तो बता गया और डिस्टेंस कितना रेडियस गुना थीटा किस में होना चाहिए इन रेडियन बता चुके हैं थीटा हमेशा रेडियन मेजर करते हैं फिजिक्स में तो 5 बाई 2 बाई 3 22 बटा 44 अपॉन 22 हो गया चलिए चौथा बनाइए ए से यहाँ है बी यहाँ है डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिला यहाँ से यहाँ ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल लगाएंगे तो फर्स्ट का हेड सेकंड का टेन राइट में टेन मिलेगा ना सेकंड हेड से थर्ड का टेन अब यहाँ पर 3 वेक्टर मिल करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देख लेंगे इधर एक्स एक्सिस मान लेंगे इधर क्या मान लेंगे अब एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स पूछा जाए तो एक्स में चला 2 मीटर वाई में चला 4 मीटर फिर एक्स में चला 1 मीटर तो कितना हो गया एक्स में टोटल 2 प्लस 3 मीटर उतना देरी में 3 मीटर करेंगे और एक्स और इधर भी एक्स है दोनों का डायरेक्शन सेम है जोड़ देंगे वाई में कितना चला 4 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम नहीं लिख सकते हैं 3i क्या प्लस 4j पढ़ती पहला लेकिन पढ़ी नहीं साहब तो मानिए वो पता तीसरा चौथा चैप्टर आता है तो खत्म हो जाएगा वेक्टर से वो पता नहीं लेकिन पूरा वेक्टर ही यूज करना अरे वेक्टर कहाँ नहीं लगेगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट पूरा वेक्टर है ना क्या स्केलर तो लग रहा है तो वेक्टर नहीं लगाएंगे पूरा फिजिक्स में वेक्टर लग रहा है 9 बराबर कितना आ गया 5 डायरेक्शन पूछेगा तो दिस एंगल अल्फा अल्फा tan अल्फा इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर 4 बाई 3 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 53 डिस्टेंस कितना होगा
सात डिस्टेंस इक्वल टू सात 7 मीटर।